हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने रसायन और द्रव का डिस्कस किया था, जो मेरा पहला चैप्टर था। तो आज मैं सेकंड चैप्टर रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकंड चैप्टर रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे एंड शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा यानी अदृश्य किरणें निकलती हैं, उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कहते हैं। और ऐसी घटना को क्या कह देते हैं हम? रेडियो सक्रियता कह देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई तत्व है, इससे अल्फा, बीटा और गामा ये अदृश्य किरणें निकलती हैं, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। और ऐसी घटना को क्या कह देते हैं? रेडियो सक्रियता कह देते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक हुए थे हेनरी बेक्यूरेल। इन्होंने रेडियो सक्रियता का क्या किया था? आविष्कार किया था, यानी 1886 ईस्वी में। इसके अलावा मैं और पॉइंट आपको डिस्कस कर दूं। एक वैज्ञानिक हुई है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि थोरियम में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। और मैडम क्यूरी और इनके पिता पी क्यूरी ने थोरियम खनिज पिच ब्लैंक की रेडियो सक्रियता का पता लगाया था, यानी थोरियम खनिज पिच ब्लैंक की रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। ठीक है, और इसकी हेल्प से इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो रेडियो सक्रिय किरणों की प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है आपका? रेडियम। ठीक है, जिसे ध्यान रखें, जो कि काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी या क्या होती है? रदरफोर्ड है। ठीक है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी या रदरफोर्ड है। ठीक है, एक क्यूरी बराबर कितना होता है? 3.7 × 10⁻10 विखंडन पर सेकेंड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप ध्यान रखें। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गेगर मुलर काउंटर, यानी शॉर्ट में इसे कह देते हैं GMC। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड ने जो अदृश्य किरणें थी, हमारी अदृश्य किरणें कौन कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, इनको रदरफोर्ड ने वैद्युत क्षेत्र से गुजारा, तो उन्होंने पाया कि जो अल्फा रेज थी वो नेगेटिव साइन की ओर मूव कर गई, जिससे उन्हें पता लग गया कि अल्फा किरणों पर क्या होता है? धनावेश होता है। ठीक है, धनावेश होता है। ठीक है, और बीटा किरणें प्लस चिन्ह की ओर मूव कर गई, तो उन्हें पता लग गया कि बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों को क्या करते हैं? अट्रैक्टिव करते हैं, यानी आकर्षण करते हैं। इसलिए उन्हें पता चल गया कि अल्फा किरणों पर पॉजिटिव साइन होगा और बीटा किरणों पर क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। और जो हमारी गामा रेज थी वो सीधी निकल गई, जिससे उन्हें पता चला कि गामा रेज पर उदासीन होती है, यानी इन पर कोई धन या ऋणावेश नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि अब हम अल्फा किरणों के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अल्फा किरणों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज के बारे में डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो अल्फा कण पर क्या होता है? +2 इकाई धनावेश तथा द्रव्यमान कितना होता है? 4 इकाई होता है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। यह वस्तुतः हीलियम का आयन है, यानी हीलियम He++ का आयन है, जिसे आप ध्यान रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, उनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। ठीक है, इनमें
आयतन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और इनमें भेदन क्षमता यानी बहुत कम होती है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम बीटा किरणों के गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। तो इसमें पहला पॉइंट है, तो बीटा कण पर, ठीक है, बीटा कण पर इकाई ऋणावेश होता है, जिसे आप ध्यान रखें, और इनका वेग प्रकाश के वेग का क्या होता है, 9/10वां भाग होता है, जबकि अल्फा किरणों में कितना होता था आपका, 1/10वां भाग। ठीक है, जब एक में से 1/10 को आप घटाएंगे, यानी एक में से 1/10 को आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 9/10वां भाग। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और इनमें आयनन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, और इनमें भेदन क्षमता अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, किसकी अपेक्षा, अल्फा किरणों की अपेक्षाकृत। ठीक है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी आपकी बीटा जो रेज है वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम गामा किरणों के गुण के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। ये किरणें विद्युत चुम्बकीय होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ये अनावेशित होती है, यानी इन पर कोई धन या ऋणावेश नहीं होता है, इसलिए ये उदासीन होती हैं। उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग यानी c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और आपकी इनमें आयनन क्षमता कैसी होती है, नगण्य होती है, और भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट को, वर्ग विस्थापन नियम यानी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो ये कौन ने दिया था, वर्ग विस्थापन का नियम ये दिया था सोडी एवं फेजेंस ने। ठीक है, वर्ग विस्थापन नियम दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें पहला पॉइंट है हमारा, जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा किरण का विसर्जन होता है तो एक नया तत्व बनता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाती है, 4 की कमी, तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी, जिसे मैं एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आपको समझाऊंगा। एक और पॉइंट आप देख लें, नए तत्व का स्थान आवर्त सारणी में मूल तत्व के स्थान से 2 वर्ग पीछे हट जाता है। देखो, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यूरेनियम, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका, 92, और जो द्रव्यमान संख्या को कितनी होती है इसकी, वो होती है 238। ठीक है, ये रही आपकी। जब मैंने अल्फा किरण का इसमें उत्सर्जन किया, ठीक है, अल्फा कण का उत्सर्जन किया, तो देखो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी, यानी 234 हो गया। 238 में से 4 में घटाऊंगा तो 234 प्राप्त हो जाएगा, और देखो यहाँ 92 है, तो यहाँ मैंने 2 की कमी कर दी तो 90 हो गया। तो ये किसका आ गया, थोरियम आ गया, जो कि थोरियम का इंडिया में सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। ठीक है, थोरियम का आप परमाणु क्रमांक ध्यान रखें, जो डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे थोरियम का एटॉमिक नंबर है आपका 90, और इसका परमाणु द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान संख्या है आपकी 234, यानी 234, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा किरण का विसर्जन होता है तो एक नया तत्व बनता है, जिसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु परमाणु संख्या में क्या हो जाती है, 1 की वृद्धि होती है, और आवर्त सारणी में नया तत्व एक स्थान आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया थोरियम का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था, जो कि होता है 90, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 234। ठीक है, मैंने जब बीटा कण का उत्सर्जन किया तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये 91 हो गया। ठीक है, और देखो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो नया तत्व बन गया वो कौन सा बन गया, प्रोटॉक्टिनियम बन गया। ठीक है, अब हम आगे अर्ध आयु काल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हाफ लाइफ पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संख्या को आधा होने में जितना समय लगता है, ठीक है, कितना होने में, आधा होने में जितना समय लगता है, इस समय को क्या कह देते हैं हम, अर्ध आयु काल कह देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने फार्मूला दिखाया है आपको, T½ =
0.693 अपॉन लैम्डा, जहाँ जो टी हाफ है वो आपका क्या है, अर्धायु काल है, ठीक है। और लैम्डा जो क्या है, विखंडन स्थिरांक है, ठीक है। नोट मैंने एक यहाँ लिया है, जो विखंडन स्थिरांक की इकाई होती है वो कितनी होती है, विखंडन प्रति सेकंड होती है, ठीक है। क्या होती है, विखंडन प्रति सेकंड होती है, ठीक है, जो आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अलावा मैं और पॉइंट डिस्कस कर लूँ तो डियर फ्रेंड्स, रेडियो सक्रिय समस्थानिक यानी रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग के बारे में मैं डिस्कस करूं, जिसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार इन पॉइंट्स को पूछा गया है, जिसे आप अच्छे से सुने। जैसे मैंने पहला पॉइंट बता रहा हूं, जो कोबाल्ट 60 होता है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। और एक और पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ, आयोडीन जो 131 होता है इसका उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी थायराइड कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन 131 का, जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों में पूछे गए ये पॉइंट हैं। और इसके अलावा मैं एक और पॉइंट डिस्कस कर लूँ, जैसे रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु पता करने में किया जाता है। किसका, रेडियो सक्रिय यूरेनियम का, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट डिस्कस करूं मैं, रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह का वेग मापने में किया जाता है। यानी सोडियम 24 का उपयोग किस में किया जाता है, रक्त प्रवाह का वेग मापने में किया जाता है, ठीक है। और ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, इसका पाचन तंत्र के अध्ययन में भी उपयोग किया जाता है। इन पॉइंट्स को डियर फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। यदि आपको हमारी वीडियोज़ में किसी प्रकार की दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में इनका सॉल्यूशन कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, हम आने वाले टाइम में यूपी लेखपाल, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए टारगेट बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम एसडी यादव मैथ बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे वीकली। तो डियर फ्रेंड्स, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें और आप हमारी वीडियोज़ को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। आई होप 90% क्वेश्चंस इन वीडियोज़ में से ही आपको मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक्स टू ऑल।